हेलो गाइस। हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, जनरल अवेयरनेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम आ चुका है और भी एसबीआई आने वाला है एंड LIC AAO। सो वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सेशन। व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को कनेक्टेड रहना है और इस सेशन के बाद ये बैंकिंग ब्लॉग 1 पे आप लोग इसका MCQ भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि हिस्ट्री सिलेबस क्या है हमारा, जो हम लोगों को आरबीआई अटेंडेंट और जितने भी अभी वेरियस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ banking history, nationalization and all the first in banking. So we will go through from all these things, ठीक है। हम लोग इन सब को पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या और पढ़ना है, आरबीआई का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग कि क्या है, आरबीआई कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आप सभी को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी। सो वी विल लर्न दैट व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने कमेटी होते हैं, कितनी कमेटी में मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, तो हम लोग इन सब के थ्रू जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सो हम लोग इसके बारे में भी इन डीप में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे इन डीप में पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। हमारा टारगेट ही यही है कि हमारा क्वेश्चंस चाहे कैसा भी आए, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि आजकल क्वेश्चन फॉर्म किसी भी तरह से हो रहे हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस तरह से पढ़ें कि हमारा क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, किसी भी टाइप से आ जाए, हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोगों का भी यही मोटो है और इसी के साथ हम लोग सारा सब कुछ को लेकर चलेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि GA बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम क्या है, कैसे काम करता है, क्यों आया, क्या इसका रीज़न था, कब आया, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, फिर ऑल बैंकिंग एक्ट, ठीक है। तो ये बैंकिंग एक्ट क्या है, बैंकिंग एक्ट के अंडर में क्या क्या आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन डीप। ओके, फिर कोड्स यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर। सो व्हाट आर द वेरियस कोड्स विच इज़ यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, हम लोग इसे भी पढ़ेंगे कि कौन से कोड्स किस लिए यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। बैंकिंग रेट्स, as I already told about like repo rate, reverse repo rate, what are these things, ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, reverse repo rate क्या है, repo rate, ये सब और MSF, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ATM in India, types of ATM ये देखेंगे, types of cards, रोल ऑफ बैंकिंग ombudsman इन बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग ombudsman का रोल क्या है, क्यों ये फॉर्म हुआ था, हम लोग ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे। फिर बैंकिंग रिलेटेड स्कीम्स पढ़ेंगे हम लोग कि इसकी बैंकिंग रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, क्या है। फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बारे में आगे। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके वेरियस टाइप्स हैं वो क्या हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है इन इंडिया, किस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, उन क्या क्या वेरियस टाइप्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब एक व्यू, हम लोग इन सब को बेसिकली पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। हम लोग पूरे अच्छे से जो भी बैंकिंग अवेयरनेस में जिस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या हैं, NBFC, FDI, FII। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, तो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि पहले एक
ओवरव्यू ले लेते हैं कि हिस्ट्री क्या थी बैंक की, इंडिया में बैंकिंग कैसे आया, कब आया, जब आया था तो उसका क्या था, किस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, तो आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया आई हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इट मीन्स हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था ना, इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त को 1947। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द सिनेरियो, व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सो वी विल लर्न दिस। तो प्री इंडिपेंडेंस 1786 से 1947 तक था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, बिकॉज आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, सो वी विल सी दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से टिल टुडे। ओके, सो प्री नेशनलाइजेशन के पहले जो हमारा बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था, उसके पहले का जो एक पीरियड था, एंड व्हाट वाज दैट पीरियड, दैट पीरियड वाज 1947 टू 1969। ठीक है, उसके बाद जब बैंक नेशनलाइज्ड हो गया, उसके बाद का पीरियड दैट वाज पोस्ट नेशनलाइजेशन। यू आई थिंक होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट मीन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद। तो प्री नेशनलाइजेशन मीन्स नेशनलाइजेशन के पहले, पोस्ट नेशनलाइजेशन मीन्स जब बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गई थी उसके बाद। ओके, एंड लिबरलाइजेशन पीरियड, जब ओपन कर दिया गया था हमारे कंट्री को कि कंपटीशन हो सके, उसे लिबरलाइजेशन पीरियड जो 1991 में आया था और जो टिल डेट है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कहाँ से कहाँ तक था, कब से कब तक था, इट वाज फ्रॉम 1786 टू 1947। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले प्री इंडिपेंडेंस है। ठीक है गाइज, सो क्या हुआ कि द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1786 से 1947 था, और जो फर्स्ट बैंक था दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1770। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्री इंडिपेंडेंस बैंक वाज व्हाट, हुम, तो आपको आंसर क्या करना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, एंड ये कहाँ लोकेटेड था, लोकेटेड इन, उस टाइम जो इंडिया का कैपिटल था कोलकाता, वहाँ। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर जब इस्टेब्लिश हुआ था 1770 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में। तो क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म हो सकता है कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था, तो आपको क्या आंसर करना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1770 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में। वैसे तो और आप देख सकते हैं कि ये बैंक फेल हो गया था। ठीक है, दिस बैंक फेल्ड टू वर्क एंड सीज्ड ऑपरेशन इन 1832। क्या हुआ कि ये बैंक फेल हो गया था और इसके ऑपरेशन जो था वो 1832 में सीज कर दिया गया। सीज का मतलब रोक दिया गया था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि उस टाइम में 1947 के पहले जो पीरियड चल रहा था, ओवर 600 बैंक्स हैड बीन रजिस्टर्ड। My God, 600 banks had been registered in the country, but only a few managed to survive. मतलब क्या हुआ इसका गाइज, इसका मतलब है कि 1947 के पहले 600 बैंकों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। 600 बैंक रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन उसमें से बहुत ही कम, only a few managed to survive, बहुत ही कम थे जो survive. Following the path of Bank of Hindustan, various other banks were established in India. Means what? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के पाथ यानी रास्ते पे चल के बहुत सारे बैंक और इस्टेब्लिश्ड हुए। आपको वैसे भी पता है कि कोई चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के पाथ पर चल के बहुत सारे अदर बैंक्स इस्टेब्लिश्ड हुए थे इन इंडिया। और वो कौन कौन से थे, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो 1786 से 1791 तक था, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 से 1958, बैंक ऑफ बंगाल। ये सब गाइज आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको जो याद करना है वो है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1770 में, क्योंकि ये सबसे पहला बैंक था। बाकी आपको एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में एक बार के लिए क्लिक करे
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। गाइज प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ओके, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग ये डेली बेसिस पे ये सेशन करने वाले हैं, ओके। सो नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, तो द ईस्ट इंडिया कंपनी had established 3 banks, okay, and the bank were Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras and called them the Presidential Bank। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 3 बैंक को इस्टेब्लिश किया था, और वो बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। और उन्हें क्या किया कि उन्हें इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और उनका नाम क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंशियल बैंक। These 3 banks were later merged into one single bank, और इन तीनों को, ये 3 बैंक थे और उन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक बोला जाता था। और फिर क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों को बाद में मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल बैंक बना दिया गया, एंड दैट वाज इन 1921 एंड विच वाज कॉल्ड इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर मर्ज कर एक सिंगल बैंक बनाया गया था इन 1921 में, जिसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और फिर द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर नेशनलाइज्ड इन 1955 एंड वाज नेम्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ करंटली द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सो बेसिकली आपको क्या समझना है कि पहले ब्रिटिश रूल के टाइम में 3 बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, और इन तीनों को क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक। 1921 में क्या किया गया कि इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल बैंक बना दिया गया, जिसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, फिर इसी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कर दिया गया इन 1955। ओके गाइज, इन 1955, और इसे ही आज हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ SBI कि SBI कैसे फॉर्म हुआ, इसके पीछे कौन से पहले बैंक थे, फिर उन्हें मर्ज किया गया। तो स्टेट बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1955। जब इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया 1955 में, तभी इसका नाम चेंज करके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, और ये अभी क्या है? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हेन SBI वाज नेशनलाइज्ड, SBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1955 में। और क्या इससे और क्या MCQ फॉर्म हो सकता है? लाइक SBI का पहले नाम क्या था? तो व्हाट यू विल आंसर दैट इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1955 एंड विद किन बैंकों को मर्ज करके SBI बना था? ओके, सो व्हाट यू हैव टू आंसर? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, दीज वर द बैंक्स विच was merged and became a single bank, that was first Imperial Bank of India, and after that it was called as State Bank of India. So this all will be come as a question, this can come as a question. ठीक है guys, now next, so प्री इंडिपेंडेंस बैंक्स इन इंडिया हम लोग अगर देखें, क्योंकि ये आपको एक ओवरव्यू है ताकि आप इसे याद करें, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन लाइक इस्टेब्लिशमेंट इलाहाबाद बैंक, ये प्री इंडिपेंडेंट बैंक है। ओके, इन 1865 PNB जो अभी भी चल रहा है, 1894 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 1911 में। केनरा बैंक 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। एज यू कैन सी गाइज, एवरी year is before 1947, so these all are banks of pre-independence. ठीक है, so आपसे ये पूछा जा सकता है, question can be come like when was the PNB, Punjab National Bank, was established? So you have to answer what? 1894. But you, if you want, you can remember this, but you have to just take a overview and keep in mind. Okay, now, okay, so if we talk of the reason as to why many major banks failed to survive during the pre-independence period, following conclusion can be drawn. So अगर आप लोगों को ये अपने समझ में रखना है कि अगर आपसे कभी लाइक इन अ इंटरव्यू द क्वेश्चन कैन कम
कि वाई बैंक्स फेल्स। ओके, इन करंट सिनारियो यू ऑल्सो कैन सी, अभी के भी आप सिनारियो में देख सकते हैं कि बैंक्स फेल हो रहे हैं। सो ये बहुत सारे बैंक थे जो उस टाइम पे फेल हुए थे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तो उसका क्या रीज़न था और उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, तो ये सब आपके इंटरव्यू, अगर आप कभी इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन। मीन्स व्हाट? मीन्स कि जो इंडियन अकाउंट होल्डर्स थे वो, उन्हें अगर वो लोन ले रहे थे तो उन्हें आदत हो गई थी, वो ऐसे प्रोन हो गए थे, उनका टेंडेंसी हो गया था कि लेते हैं, देना नहीं है। सो दैट वाज द टेंडेंसी, ये एक मेजर रीज़न था। लैक ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, मशीन्स की कमी थी, लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन एरर्स, बेसिकली दिस इज also a major component, like human, as we all are human, so human can do error, or that time there was not that heavy type of machine, so human error was there. टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स, इन सब का ख्याल रखना, इन सब का ध्यान देना, तो उसमें ह्यूमन एरर्स होना दैट वाज नेचुरल, तो ये था। फैसिलिटी की वजह से लेस फैसिलिटीज़ थी। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स, तो प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल नहीं थी, लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि प्रॉपरली मैनेज कैसे करते हैं, जो सबसे उसमें क्या ज़रूरी था कि उतनी अच्छी मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि अभी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन गिव। ओके, सो नेक्स्ट, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं भी अगर कुछ माइंड में आता है तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं गाइज, ठीक है। ओके, और हाँ, इन सभी का MCQ आप लोगों को रात में 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप उन MCQ को ज़रूर सॉल्व करें, ताकि उसके बाद आपका जो भी कुछ अगर कन्फ्यूजन रहता है तो वो दूर हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, कौन कौन से बैंक आए, कौन कौन से बैंक नेशनलाइज हुए, क्या रीज़न था कि बैंक काम नहीं कर पाए, और कौन सा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैसे फॉर्म हुआ, कब नेशनलाइज्ड हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, कौन कौन से बैंक आए, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कब से कब तक था, तो 1947 से अभी भी चल ही रहा है, क्यों इंडिपेंडेंस के बाद। तो एट द टाइम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ऑल द मेजर बैंक्स ऑफ द कंट्री वर लेड प्राइवेटली, which was a cause of concern as the people belonging to rural areas were still dependent on money lenders for financial assistance. So basically हुआ क्या था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो जो भी मेजर बैंक्स थे वो प्राइवेट थे, और वो क्या करते थे, वो जो लोग रिच लोग हैं उन्हीं के साइड प्रोन थे, वो उन्हें ही लेंड करते थे। तो बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे उन्हें तो फिर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, जिन्हें आपको पता है कि वो अभी भी अगर कहीं मनी लेंडर्स होते हैं तो वो कितना ज़्यादा लेते हैं इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था, ये बहुत ही बड़ा दिक्कत का बात था कि लोग अभी तक रूरल एरिया में पीपल बैंकिंग का प्रॉफिट नहीं ले पा रहे थे, उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। उन्हें अगर कुछ भी चाहिए भी होता था, मनी या फिर बैंकिंग रिलेटेड कोई भी काम चाहिए होता था, कोई भी मनी से रिलेटेड कोई वर्क होता था, वो मनी लेंडर से ही फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए जाते थे। ओके, सो इससे ये हम लोग समझ सकते हैं कि इसलिए ये बहुत बड़ा रीज़न था, ये प्राइवेट बैंक था। इसी की वजह से Following it was the formation of State Bank of India in 1995 and other 14 banks were nationalized. इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था कि बेसिकली जो इंडिया का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, बट रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग का प्रॉफिट मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो 14 बैंक्स थे उन्हें नेशनलाइज किया गया, उन्हें प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में लाया गया। और वो ड्यूरेशन कब था, 1969 टू 1991, ठीक है। तो
ये इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी बैंकों को नेशनलाइज करने की। और दीज वर द बैंक्स हुज नेशनल डिपॉजिट्स वेयर मोर देन 50 करोड़। तो ये जो 14 बैंक था और SBI था, इन सब का डिपॉजिट्स जो था वो 50 करोड़ से ज़्यादा था और इन बैंकों को फिर नेशनलाइज किया गया, ठीक है, ताकि रूरल एरिया को भी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिल सके। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि वो 14 नेशनलाइज्ड बैंक कौन थे, ठीक है, जिन्हें नेशनलाइज किया गया। इलाहाबाद बैंक अभी हम लोगों ने देखा था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, PNB, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, PNB, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सो आप लोगों को ये सारे बैंक्स तो पता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये 14 बैंक थे जो नेशनलाइज्ड हुए थे। और आप देख सकते हो ये कब से कब तक के बीच में हुए थे, 1969 से 1991 के बीच में। ओके, तो आप लोगों को इन सारे बैंकों का नाम भी याद रखना। वैसे तो आप सब इन नाम से फैमिलियर होंगे ही, पर फिर भी। नाउ इन 1980 another 6 banks were nationalized, taking the number to 20 banks। पहले 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, फिर इन 1980 में अनदर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ बैंक्स हो गए थे 20। और वो पहला बैंक था आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। तो ये अदर 6 बैंक थे जिन्हें फिर से नेशनलाइज किया गया था 1980 में, ठीक है गाइज। फिर अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन 20 बैंक्स, ये जो भी बैंक थे जिन्हें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, SBI की कुछ सब्सिडरी थी। कितनी सब्सिडरी थी? टोटल 7 सब्सिडरी थी। इन्हें भी नेशनलाइज्ड कर दिया गया था इन 1959 में, ठीक है। जैसे SBI पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, सौराष्ट्र एंड इंदौर। तो ये 7 SBI की सब्सिडरी थी, ठीक है, जिन्हें 1959 में नेशनलाइज किया गया था, ठीक है गाइज। ये आप लोगों को याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि SBI की कितनी सब्सिडरी थी। अभी पिछले SBI के मेंस में, SBI क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि SBI की कितनी सब्सिडरी थी। तो आपको आंसर उसमें दिया था 7, 5, 4, 3। तो आंसर कैन बी 7, क्योंकि SBI की कितनी सब्सिडरी थी? 7। तो और फिर ये भी आ सकता है कि SBI के जो भी सब्सिडरीज थी वो कब नेशनलाइज्ड हुई। तो आपको आंसर क्या करना है? इन 1959। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि SBI की कितनी सब्सिडरीज थी जिन्हें 1959 में नेशनलाइज किया गया था, तो आपको आंसर क्या करना है? 7, ठीक है। ये पिछले ईयर, ये इसी ईयर 2020 के दिसंबर में जो SBI का मेंस हुआ था अक्टूबर में, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑल दीज बैंक्स वर लेटर मर्ज्ड विद द SBI इन 2017। तो क्या हुआ कि इन सभी बैंक को SBI में मर्ज कर दिया गया। 1959 में उन्हें नेशनलाइज किया गया था SBI की सारी सब्सिडरी को, और SBI में इन्हें मर्ज कर दिया गया 2017 में। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि SBI में सारी SBI की सब्सिडरी का मर्ज कब हुआ था, तो आपको आंसर करना है इन 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि SBI में जो SBI की सारी सब्सिडरीज हैं और वो टोटल कितनी है? 7। उनका मर्जर कब हुआ था SBI में? तो 2017 में, ठीक है, इन 2007। नाउ एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र which was merged in 2008 and State Bank of Indore which was merged in 2010। तो सिर्फ 2 बैंकों को छोड़ दिया गया था, ठीक है। टोटल 7 SBI की सब्सिडरी थी, लेकिन सारा का मर्जर 2017 में SBI में हो गया था। किन 2 बैंकों को छोड़कर? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सिर्फ एक बैंक को छोड़कर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को छोड़कर टोटल 6 बैंक जो थी उनका हुआ था एंड 2008 में मर्जर, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर विच वाज मर्ज्ड इन 2010। तो 2008 में पहले ही स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर हो चुका था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर 2010 में हो चुका था, और बाकी जो भी सब्सिडरी बची हुई थी 5, उन सब का मर्जर 2017 में SBI के अंदर हो गया था, ठीक है।
नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स इंडिया में क्यों आई, कब इस्टेब्लिश हुई, क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो आरआरबी, जिसे रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया वर इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1975। तो क्या हुआ कि आरआरबी जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन 1975। तो इफ़ क्वेश्चन कम्स लाइक व्हेन आरआरबी वाज इस्टेब्लिश्ड, यू हैव टू आंसर इन 1975, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, एंड व्हाट वाज द purpose? If the question comes like in interview, they can ask that why RRB were found established, why RRB was needed to establish. So you have to answer what? You have to answer that development of rural areas in India में जो रूरल एरिया है उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आरआरबी आया। ओके, और इसका आप लोग लिस्ट देख सकते हैं आरआरबी का इन इंडिया एट द लिंक्ड आर्टिकल। इसके साथ आर्टिकल आप लोगों को मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग, हाँ गाइज, इसका एमसीक्यू जरूर बनाइएगा, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक गाइज, प्लीज़। ओके, सो लिबरलाइजेशन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 1991 से, और जो अभी तक चल रहा है। 1991 में क्या हुआ था? To provide stability and profitability to the nationalized public sector banks, the government decided to set up a committee under the leadership of Sri M. Narasimhan to manage the various reforms in the Indian banking industry. So basically जो भी nationalized public sector बैंक थे, total कितने थे guys? Hope you remember. Okay, write in comment box that how many nationalized banks were when liberalization period started, ठीक है। And right now how many nationalized banks are currently working running in India. Okay, so write in comment box. So क्या हुआ कि नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो उन लोगों को स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक कमेटी बनाया गया, ठीक है, कमेटी। और वो कमेटी के लीडर कौन थे? श्री एम नरसिम्हन कमेटी, टू मैनेज वेरियस रिफॉर्म्स इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन कैन कम लाइक who was the leader of committee which was formed for the stability and profitability of national public sector bank and for the reforms in Indian banking industry. So basically the question can come like, for various reforms in Indian banking industry, who was the head of committee? So you have to answer Sri M. Narasimhan, and this name is very important guys. You have to remember this name, Sri M. Narasimhan committee, and he was the leader for the committee which gave suggestion for the reforms in the Indian banking industry. Okay guys, now अब देखते हैं हम लोग कि the biggest development was the introduction of प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था जब इंट्रोडक्शन हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इन इंडिया में। आरबीआई ने लाइसेंस दिया कितनों को? 10 प्राइवेट सेक्टर्स बैंक को। आरबीआई गेव लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर्स बैंक टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द कंट्री। सो these banks are Global Trust Bank. So they were Global Trust Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Bank of Punjab, IndusInd Bank, Centurion Bank, IDBI Bank, Times Bank and Development Credit Bank. Okay guys, so these were the private banks which were provided license by RBI. Okay, and that was very big development in the Indian banking industry. Okay, so और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे जिससे हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या थे। देवर सेटिंग अप ऑफ ब्रांचेज ऑफ द वेरियस फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आए और उनकी बहुत सारी ब्रांचेज सेटअप की गई। नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कुड बी डन। अब उसके बाद कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था।
उसके बाद नहीं किया जा सकता था। फिर कमेटी ने अनाउंस किया कि दैट आरबीआई एंड गवर्नमेंट वुड ट्रीट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इक्वली। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये डिसाइड किया और ये बताया कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक को कोई अलग तरह से नहीं ट्रीट करेंगे, आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना होगा। ठीक है। फॉरेन बैंक्स कैन स्टार्ट जॉइंट वेंचर विद इंडियन बैंक्स। तो क्या किया जा सकता था कि फॉरेन बैंक्स जो हैं वो जॉइंट वेंचर इंडियन बैंक के साथ कर सकते थे। पेमेंट बैंक्स वेर इंट्रोड्यूस्ड विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। पेमेंट बैंक्स को इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया टू सेट देयर ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया। वो कहीं पे भी अपना ब्रांच सेटअप कर सकते थे। फिर मेजर पार्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग मूव्ड ऑनलाइन। बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट इंडियन बैंकिंग का उसे ऑनलाइन मूव किया गया विद इंटरनेट बैंकिंग, जो बहुत ही एक बड़ा डेवलपमेंट था। एंड एप्स अवेलेबल फॉर फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी जिससे कि बैंकिंग सेक्टर बूस्ट हुआ। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी न्यू मर्जर्स हुए थे, ठीक है, मेगा बैंक मर्जर ड्राइव। ठीक है। क्या हुआ था, अभी आप लोगों ने रिसेंट में ये जो अभी भी चल रहा है, रिसेंट में न्यूज आया था ना, जब बैंकों का मर्जर हुआ था। ठीक है। जब बैंकों को मर्ज कर दिया गया, हम देखते हैं कौन कौन सा बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया। फर्स्ट, इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज किया गया। गाइज ये जो है ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आपसे कभी भी पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है और आपको इसे इस तरह से याद रखना है कि आप इसे भूले नहीं। आप इसे ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, लाइक इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक। तो आइए, या एआई, हाँ एआई करके आप इसे याद रखिए कि एआई का साथ में मर्जर हुआ है और वो कौन है, इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। फिर पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड। हाँ, सो हम लोग देखते हैं दूसरा मर्जर जिसमें हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये तीनों बैंकों का एक साथ मर्जर हो गया है। ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं तो केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है। तो हम इसे भी याद रख सकते हैं, लाइक CS करके। ऐसे आप याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है एनी हाउ, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। जैसे यहाँ था PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्या याद रखना है, लाइक POU, कुछ भी आप कोई भी एक कुछ भी तरह से आप याद रखिए, किसी भी ट्रिक से याद रखिए। जैसे आप ऐसे अगर याद रखोगे कि AI मर्जर हुआ है, CS हुआ है, POU का साथ में हुआ है, तो एक चांसेस होती है कि आप इसे अगर बाई चांस कभी माइंड से निकल जाए तो आप उसको वो क्लिक कर जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गाइज डोंट कंफ्यूज बिटवीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड हुआ है एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक के साथ हुआ है और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ हुआ है। ठीक है गाइज। ओके गाइज, सो that's all for today. Please do share, subscribe and like and please write in comment box कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। हम लोग कल फिर से एक नए सेशन के साथ आएंगे। और हाँ, मैंने अभी जितना भी आप लोगों को जो भी बताया है, इसका MCQ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और गाइज प्लीज़ आप इसे समझें कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर अगर आप उसका MCQ भी सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में स्टक कर जाता है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको इतना ज़्यादा बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप उससे 10 बजे रात में MCQ बना सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, फिर एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और प्लीज़ गाइज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है गाइज। ठीक है। और प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स दैट हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। ओके। और आपको कैसा लगा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।